आप सबको नमस्कार। आज हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो सेटलमेंट का पूरा जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, स्टॉक शॉर्टेज, सरप्लस, इन सारे चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था इसके ऊपर थोड़ा सा अगर रिकैप कर ले। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना? मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है ना? थोड़ा कंफर्म कीजिए एक बार आप लोग। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें सेल्स के बारे में सारी चीजों को डिस्कस किया था। सेल, चालान, ऑर्डर, सैंपल। सेल और सेल चालान में क्या डिफरेंसेस है, आपको ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, कोटेशन क्या है, इन सब चीजों पे बात हुई थी। परचेज के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी समझे थे चीजों को। प्रोडक्शन के बारे में समझे थे। एक बार हम लोग प्रोडक्शन के बारे में डिटेल समझेंगे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीजों को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेटलमेंट, सेटलमेंट में जितने भी मेन्यू हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अकाउंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। और तब यूटिलिटी पे चलेंगे हम लोग। तो आज सेटलमेंट कंप्लीट करेंगे और अकाउंट सेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, है ना? अब अगर इस पूरे पीएमएस की स्क्रीन को आप देखिएगा तो इसमें सेल है, उसके बाद परचेज है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम करते हैं सेल के ऊपर। जो बिजनेस क्लास जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल पे काम करते हैं। और उसके बाद परचेज पे काम करते हैं, है ना? तो परचेज दिन में एक दो तीन होगा लेकिन सेल ज्यादा होगा, इसीलिए सेल को सबसे पहले रखा होगा। उसके बाद परचेज है। उसके बाद क्या है? सेटलमेंट है। अब सेल, परचेज से सामान खरीदते हैं हम लोग, सेल से सामान को बेचते हैं, और सेल के साथ जो और भी चीजें हैं वो सब सेल में है। सेटलमेंट में क्या है? तो बहुत सारा इन्वेंट्री की चीजों को सेटल करना पड़ता है, बहुत सारे आपको स्टॉक की चीजों को सेटल करना पड़ता है। वो पूरा का पूरा आपका सेटलमेंट में दिया हुआ है। अब इसमें हम एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट नोट है। ये क्रेडिट नोट क्या है? तो मान लीजिए कि कोई आदमी हमसे माल लेकर जा रहा है और माल खरीद के लेके गया और 10 पीस लेके गया, और किसी भी रीजन से वहां पे एक पीस उसका डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया या खराब हो गया। तो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में, अगर मेडिसिन के बिजनेस में हम लोग देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो गया या टूट गया तो उसको भी लौटाया जा सकता है। उसको लौटा के दे देता है आदमी, है ना? और जो सप्लायर होते हैं, जो बेचने वाले लोग होते हैं, वो उसको ले लेते हैं और फिर कंपनी में लौट के चला जाता है। या कोई टूट फूट गया, या मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 2 साल तक रखा हुआ होगा, रहा और रिटर्न बिक नहीं रहा है, या एक ही साल तक रखा हुआ है या 3 महीने तक रिटर्न बिक नहीं रहा, तो उसको हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है फार्मा के बिजनेस में। टॉप टू बॉटम, मतलब रिटेलर लौटा सकता है होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को लौटाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी सीएनएफ को लौटाएगी, और सीएनएफ कंपनी को लौटाएगी। कंपनी की जवाबदेही होती है कि अगर सेल रिटर्न आ रहा है तो उसको देखना और उसको उसको रिटर्न लेना। तो ये क्रेडिट नोट क्या है बेसिकली? तो जिस पार्टियों को हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर वो पार्टी ब्रेकेज या एक्सपायरी, या उसके पास नहीं बिक रहा है, उनके पास नहीं बिक रहा है और उसको लौटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्रेडिट नोट बनाते हैं। तो जो आदमी बेचते हैं, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट नोट बनाएंगे, है ना? जो लोगों का माल नहीं बिका वो यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है। जैसे हम लोग सेल बिल काट रहे हैं तो वो सारा प्रोसेस है। अब देखिए यहीं से हम लोग देखते हैं, अगर एड्रेस टू है, पोस्टिंग इन अकाउंट करना ही है, मस्ट है। रीजन क्यों, रिटर्न के लिए रीजन क्यों हो रहा है वो लिख लेंगे, है ना? प्री जीएसटी है कि पोस्ट जीएसटी है? तो ये प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी आज यूज नहीं हो रहा है। 2017 में जब जीएसटी लगा था तो उस पर्टिकुलर टाइम में प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी का कॉन्सेप्ट था कि प्री जीएसटी हमारा मतलब जीएसटी के पहले का ये माल है जो लौट रहा है, कि जीएसटी के बाद का मेरा माल है वो लौट रहा है। तो ये डिस्कशन हम लोगों का अब नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अब तो जीएसटी लगे हुए करीब करीब आप आपको 9 साल हो गया है ना। उसके बाद हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर एंड डेट डाला जाता है। अगर कुछ मान लीजिए जो क्रेडिट नोट बना के लाया है, जो माल लौटाने आया है, तो वो कुछ कागज पत्र पे लिख के लाता है कि हम ये माल दे रहे हैं, तो वो रेफरेंस नेम वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद क्लेम डेट है, रिमार्क्स डालना चाहते हैं रिमार्क्स डालते हैं। और उसके बाद क्रेडिट नोट में आप आ जाते हैं। अब देखिए क्रेडिट नोट कितने तरह का बन सकता है। ब्रेकेज है, एक्सपायरी है, प्राइस डिफरेंस, सेल्स रिटर्न है। ब्रेकेज, एक्सपायरी, प्राइस डिफरेंस, सेल्स रिटर्न। अब ब्रेकेज का क्रेडिट नोट बनेगा तो अब ये क्रेडिट नोट जब बनता है ना तो स्टॉक में प्लस होता है। क्यों? क्योंकि माल लौट के मेरे घर में आ रहा है। जब हम लोग सेल करते हैं तो स्टॉक माइनस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर से माल निकल के जा रहा है।
लेकिन क्रेडिट नोट बनाएंगे तो माल लौट के आ रहा है हमारे घर में, हमारे गोडाउन में, हमारे स्टोर में, तो वहां पे स्टॉक प्लस होता है। लेकिन अगर ब्रेकेज एक्सपायरी प्रोडक्ट को अगर हम लोग रिटर्न लेते हैं तो ब्रेकेज एक्सपायरी प्रोडक्ट आपका लौट के नहीं आएगा, है ना। ये सॉरी, लौट के आएगा लेकिन स्टॉक में प्लस नहीं होगा। स्टॉक में प्लस क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि स्टॉक में ब्रेकेज और एक्सपायरी को नहीं लिया जाता है। ड्रग लाइसेंस एक्ट के हिसाब से ब्रेकेज एक्सपायरी हम लोग अपने स्टोर में रख भी नहीं सकते हैं। अगर ब्रेकेज एक्सपायरी आ रहा है तो उसको एक दुकान के साइड में कहीं कोने पर लिख के ब्रेकेज एक्सपायरी और एक कार्टून में डाल के अलग से रखना पड़ता है। नहीं तो वो गलती से भी अगर किसी को दिख गया और तो वो खा लिया तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको लाइफ थ्रेट हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेकेज एक्सपायरी को हम लोग स्टॉक में प्लस नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। ब्रेकेज हमने प्रोडक्ट का स्टेटस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का कौन सा बैच लौट के आ रहा है और ये बैच लौट के आ रहा है ना। और यहाँ पे एमआरपी कौन सा है, एमआरपी नहीं डाला हुआ है तो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली एमआरपी ले लेगा ये। करेंट रेट क्या है, डिस्काउंट क्या लगा था, वो सब ले लेगा। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट देखिए क्या है आपको, कि ये आरोग्य मेडिकल एंड सर्जिकल, ये जो माल हमसे लेते हैं वो माल लौटा के ला रहे हैं। और ये माल ये खरीदे हैं मेरे से कि नहीं खरीदे हैं, इसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से मिलता है। जब यहाँ प्रेस करेंगे ना तभी ये स्टॉक दिखा रहा है। सॉरी, देखिए ये दिखा रहा है कि ये हमसे माल खरीद के लेके गए थे और कब लेके गए थे, तो बिल नंबर N294 में लेके गए हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, किस डेट में लेके गए, इस डेट में। और यहाँ पे शो मोर करके ऑप्शन दिखा रहा है। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो अगर और माल रहेगा इनका, माने ये लास्ट ईयर, उसके पहले भी, अभी ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हम लोग का 26-27। लेकिन 25-26 में वो माल लेके गए होंगे, 24-25 में भी लेके गए होंगे, 22-23 में भी लेके गए होंगे, तो ये प्रोडक्ट वहां पे उनको दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा। शो मोर में क्लिक करेंगे तो उनको ये प्रोडक्ट दिखाएगा यहाँ पे। तो अभी क्लिक किया हमने, 24-25 में माल लेके गए हैं, एंटर प्रेस किया हम लोग। अब वहां पे एमआरपी नहीं डाला हुआ लेकिन रेट डाला हुआ है, तो एमआरपी नहीं लिया, रेट ले लिया। स्कीम रहता है तो स्कीम जैसे हमने बेचा है उसी सारे कंडीशन में हमको इसको रिटर्न लेना है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट को रिटर्न ले रहे हैं तो किस इनवॉइस के रेफरेंस में हम ले रहे हैं वो यहाँ हम लोग मेंशन कर रहे हैं, है ना। अब उसी तरह से कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए। अब इस प्रोडक्ट को लेते हैं हम लोग। एक दूसरे प्रोडक्ट को ले लिया हमने, इसको एंटरप्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे जब हमने एंटरप्रेस किया ना, तो ये प्रोडक्ट उनको बेचा हुआ नहीं है, ये प्रोडक्ट उनको नहीं बेचा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट अगर नहीं बेचा हुआ यहाँ पे दिख रहा है तो ये प्रोडक्ट स्टॉक दिखा दिया। तो हम लोग अब अगर लौटाना है तो लौटा सकते हैं, नहीं लौटाना है तो मना भी कर सकते हैं। क्यों मना कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने बेचा ही नहीं है आपको। वैसा कंडीशन में अब मान लीजिए लेना भी है, अच्छा गुडविल ठीक है आप लौटा दीजिए। तो हम ले लिए, कोई स्टॉक ले लिए कि हाँ ये वाला बैच आ रहा है, और अगर वो बैच कोई नहीं है हमारे पास तो अगर हमको कुछ चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो चेंज कर सकते हैं। हम चेंज कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ मैंने चेंज किया, यहाँ पे 8 कर दिया, टैब मार देंगे तो ये आगे ले लेगा। और एमआरपी हम 100 ले लिए, 10 क्वांटिटी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया हमने। अरे अब ये क्या करेगा आपका, ये ये प्रोडक्ट जो हमने अभी लिया, ये बैच हमारे सिस्टम में नहीं है लेकिन ये क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न होके आ रहा है। तो हो सकता है रिटर्न होके आ रहा है, ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में इसलिए दिया हुआ है कि हो सकता है कि ये माल हमने कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बेचा होगा। हो सकता है कि मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया 1 अप्रैल से और ये फरवरी में ही ये माल बिका हो। तो वैसे कंडीशन में सॉफ्टवेयर में एक प्रोविजन है कि आप बैच नंबर करके और टैब प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपको ले लेगा। अब उसके बाद हम लोग एक्सपायरी में जाते हैं। सेम कंडीशन एक्सपायरी का भी लेगा जैसे बैच का लेगा। सेल्स रिटर्न जब हम करेंगे, मान ली मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेल्स रिटर्न लेता हूँ इस प्रोडक्ट का, है ना, एंटर। तो अब देखिए यहीं पे आपको क्या मिलेगा। तीसरा प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ पहले। अब देखिए यहीं पे क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट तो हमारे ब्रेकेज बन गए, ये क्रेडिट नोट बन रहे हैं इन दोनों की। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट प्लस नहीं होगा स्टॉक में, हमारे स्टॉक में नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट जो मैं लौटा रहा हूँ ये प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में प्लस होगा। क्लियर हो रहा है? सेल्स रिटर्न आपके स्टॉक में प्लस होगा, ब्रेकेज एक्सपायरी आपके स्टॉक में प्लस नहीं होगा। तीसरा नंबर हम लोग आते हैं,
प्राइस डिफरेंस। अब ये भी प्रोडक्ट लौट के नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्राइस डिफरेंस का यूज कहाँ पे होता है? तो मान लीजिए कि ये वाला प्रोडक्ट जो है मैंने किसी को सेल किया, है ना, 10 क्वांटिटी सेल किया, लेकिन उसको मैंने बेचा था 97.88 में, लेकिन इनवॉइस में मैंने गलती से उसको 99 रुपीज लगा लिया था, गलती से लगा दिया था मैंने। कितना लगा दिया था? 99 रुपीज। और इसका रेट कितना है? तो 97.88 है। तो वैसा कंडीशन में अभी यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ? यहाँ पे पॉइंट हुआ कि 2 रुपए का क्रेडिट नोट उसको कैसे मैं बनाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट प्राइस डिफरेंस का, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ। प्राइस डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ कि मैंने किसी को माल बेचा, पहले बिल बनाया, और गलती से, मेरे गलती से प्राइस लग गया 99.88। तो ये 99.88 अगर प्राइस लग गया ओवर साइड, बिना देखे या कुछ मिस्टेक से, तो अब लेकिन उसका प्राइस है 97.88। तो वैसा कंडीशन में 97.88 करेंट रेट हो गया, प्राइस इनवॉइस रेट हमने डाला 99.88, और प्राइस डिफरेंस का क्रेडिट नोट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ अमाउंट वो कितना ले रहा है, यहाँ 20 रुपीज ले रहा है, 10 क्वांटिटी है, रेट है 97। तो अगर इस सब चीजों के हिसाब से देखिएगा, 10 क्वांटिटी और रेट 100 है, तो यहाँ पे देखिए रेट क्या आ रहा है, एमआरपी है, रेट 35 रुपया है, 10 क्वांटिटी है, तो रेट आ रहा है 329 रुपया, है ना, 338। लेकिन यहाँ पे 20 आ रहा है, मतलब क्या किया इसने, 10 क्वांटिटी लिया और 97.88 है, और रेट लग गया 99.88, तो 2 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो 10 क्वांटिटी में 2 रुपया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 20 रुपीज का आपको क्रेडिट नोट बन गया। अब ये क्रेडिट नोट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए 4 तरह के प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। कितने तरह के प्रोडक्ट लिए हुए हैं हम लोगों ने? 4 तरह के। ब्रेकेज, सेल्स रिटर्न और प्राइस डिफरेंस। ब्रेकेज का स्टॉक प्लस नहीं होगा, सेल्स रिटर्न जो फ्रेश गुड्स है उसका स्टॉक प्लस होगा, और प्राइस डिफरेंस का कोई स्टॉक मूवमेंट नहीं होता है। गलती से प्राइस ज्यादा लग गया था, तो उसके वजह से हम एक क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो हमने प्राइस डिफरेंस सेलेक्ट किया, कौन सा प्रोडक्ट था, उसका एमआरपी वगैरह सब लेके आ गया, और ये एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का बटन चल रहा है, ये क्या है? तो अब ये पार्टी को क्रेडिट नोट जब हम बना रहे हैं, तो ये 12,000 मैंने 12,069 रुपीज जो है, ये हम इतना का माल हम ले लौटा लिए। तो ये सारा प्रोडक्ट हमने उनको बेचा हुआ है ना, ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इतने रुपया का माल उनके यहाँ नहीं बिक रहा है, या कोई डिफरेंस है, या ब्रेकेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, प्राइस डिफरेंस हो गया, तो उसके वजह से ये माल वो लौटा दे रहे हैं हम लोग को। तो जब ये माल हमको लौटा दे रहे हैं, तो ये एडजस्टमेंट अमाउंट ये हम अपने बिल में आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ओके कर देते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर तीनों बिल का ये तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, मैंने पेड हो गया ये भी, और इसमें इतना रुपया लेस हो जाएगा। ओके कर देंगे तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप लोगों को ये एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं दो सेकंड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि उनका बिल बनता है, 10,000 का बिल बना, 15,000 का बिल बना, 10,000 का बिल बना उस समय 8,000 दे दिए, 15,000 का बिल बना तो उस समय 16,000 दे दिए। ऐसे करके बिल बन रहा है, पेमेंट दे रहे, बिल बन रहा है, पेमेंट दे रहे, चल रहा है कहानी। वो किसी बिल के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, वो बिल टू बिल काम नहीं करते हैं, है ना। जैसे अब एग्जाम्पल ले लिया, आपका एक दोस्त है, उसको जरूरत पड़ा, आपने 500 रुपये दे दिया, फिर जरूरत पड़ा, आपने 800 रुपये दे दिया, उसके पास 1,000 रुपया हो गया, तो आज वो 1,000 रुपया लौटा दिया। तो आपने कितना दिया था? 500 और 800 1300 रुपया, वो 1,000 लौटा दिया। तो बैलेंस कितना बच गया उसके यहाँ? 300 रुपया। तब तक फिर उसको जरूरत पड़ा तो 600 रुपया मांगा, दे दिया आपने, है ना। और फिर जरूरत पड़ा 200 रुपया और दे दिए, तो बैलेंस कितना बच गया? 300 प्लस 600 प्लस 200, 1,100 रुपया। इस बार उसने 800 रुपया आपको लौटा दिया, तो आपके यहाँ कितना, अब आपका कितना बकाया उसके यहाँ? तो 300 है। तो ये एक बैलेंस हुआ स्टाइल। और एक आपका फ्रेंड है जो आपको 300 रुपया आपसे लिया, फिर 500 लिया, और जब अगली बार लौटाने आया ना, तो लौटाने आया तो वो 300 रुपया लौटा दिया, है ना। फिर अगली बार आया तो 500 रुपया फिर लौटा दिया। तो वो क्या कर रहा है, जो जैसे जैसे पैसा लिया हो ना, वैसे वैसे एडजस्ट कर रहा है। मान लीजिए एक बार 300 लिया, एक बार 500 लिया, और एक बार 600 लिया, तो कितना होगा? 1,400 रुपया होगा। लेकिन वो जब लौटाने आया ना, तो 300 और 500 को एक बार लौटा दिया। उसने बताया कि आपसे दो अमाउंट लिए थे, 300 एक 500, वो दोनों क्लियर हो गया, और ये जो 600 रुपया हम आपसे लिए हैं, वो अभी हमारे ऊपर ड्यूज है, मैं आपको पे करूंगा। तो पहला वाला कंडीशन क्या हुआ ना, कि लेजर बैलेंसिंग बोलते हैं उसको। तो लेजर बैलेंस हो रहा है वहां पे, बिल टू बिल या लेन देन का जो हिसाब है, तो लेन देन वाइज हिसाब नहीं मेंटेन हो रहा है,
लेकिन दूसरा एक कंडीशन हो गया जिसमें लेजर वाइज, जिसमें बिल टू बिल हिसाब हो रहा है। एक पेमेंट लिया हमने, उस पेमेंट को जब हम देंगे तो बताएंगे कि ये वाला पेमेंट मैंने लिया, ये वाला बिल मैंने कराया था तो इसका पैसा मैं दे रहा हूँ, और ये दूसरा वाला पैसा दे रहा हूँ मैं इस बिल के लिए दे रहा हूँ। तो बिल टू बिल हिसाब होगा। हमने आपसे 20 बिल में पेमेंट लिया है, 20 बिल परचेस किया है, उसमें से 11 बिल दे चुका हूँ आपका पेमेंट, 9 बिल आपका बचा हुआ है। 9 बिल का अमाउंट कितना होता है? इतना रुपया होता है। तो अब इस चीज के करने के लिए ये एडजस्टमेंट वर्ड यूज होता है। अब ये क्रेडिट नोट में क्यों एडजस्टमेंट आया, सेल में क्यों नहीं आया? जो बिल बनेगा, जब क्रेडिट नोट बनेगा इसका मतलब माल लौट के आ गया, माल लौट के आ गया मतलब पैसा लौट गया, ऐसा समझिए आप। उसी तरह से जब पेमेंट रिसीव करने जाएंगे तो वहां भी एडजस्टमेंट दिखाएगा। क्यों वहां पे एडजस्टमेंट दिखाएगा? क्योंकि वहां भी हम पैसा ले रहे हैं, तो किस बिल के अगेंस्ट में पैसा लेंगे वो एडजस्टमेंट दिखाएगा आपको यहाँ पे। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्रेडिट नोट और एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्रेडिट नोट समझा। ठीक इसी के साथ आपको एक डेबिट नोट है। ये डेबिट नोट किस चीज को बोलते हैं? तो ये डेबिट नोट हुआ रिटर्न टू सप्लायर हो गया। मतलब हो गया कि जैसे मैं किसी को सेल कर रहा हूँ और वो मुझे सामान लौटा रहा है, उसी तरह से जब मैं जिससे खरीदता हूँ उसको भी मैं सामान लौटा सकता हूँ। ये रिटर्न टू सप्लायर हुआ। तो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट एक्सपायर कर गया और वो मैंने लौटा लिया पार्टी से, तो कल के डे में तो मुझे भी लौटाना पड़ेगा ना अपने सप्लायर को। इसके लिए ये डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट है। डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? परचेज का रिवर्स हुआ। परचेज जो किया मैं उसके बदले में लौटा रहा हूँ। कुछ सामान हमारे पास नहीं दिखा, या ब्रेकेज हो गया, या एक्सपायर हो गया, तो वो मैं इसको लौटा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सीधा सीधी कंसेप्ट है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट में आए है ना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये सब डालना है। तो हम लोग जैसे अभी पार्टी के पास कौन से एंटर मारे, है ना, रेफर नंबर एंड डेट हम डाल सकते हैं। किसी इनवॉइस के तहत हम बेच में पोस्टिंग इन अकाउंट होगा, रिमार्क्स है, रीजन टू है ना, ये सारी चीजें हम लोग डाल रहे हैं। किस रेट पे लौटा रहे हैं माल, तो हम परचेज रेट पे माल लौटाएंगे, है ना। प्री जीएसटी है कि पोस्ट जीएसटी है, ये सब कॉन्सेप्ट करते हुए हम अब यहाँ आ गए। किस तरह का प्रोडक्ट लौटाने जा रहे हैं, यहाँ भी 4 कॉन्सेप्ट है। ब्रेकेज हो गया, एक्सपायर हो गया, प्राइस डिफरेंस हो गया, और परचेज रिटर्न हो गया। ब्रेकेज, एक्सपायरी, प्राइस डिफरेंस और परचेज रिटर्न। ब्रेकेज एक्सपायरी हमारे स्टॉक से नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब ब्रेकेज एक्सपायरी लिया है तो स्टॉक में प्लस ही नहीं होने दिया, तो जब मैं लौटाऊंगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि नहीं नहीं माइनस होगा। प्राइस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। परचेज रिटर्न जब मैं करूंगा तो जो मेरे स्टॉक में फ्रेश गुड्स होगा वहां से परचेज रिटर्न होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, 10 क्वांटिटी में रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। करेंट रेट है, डिस्काउंट वगैरह डल गया, है ना। अभी देखिए कितने रुपए का डेबिट नोट बन गया, तो 1001 1105 रुपये का डेबिट नोट बन गया। और ये डेबिट नोट ना मैं जब मैं एंट्री करूंगा तो आप देखेंगे इसको कि ये परचेज में जाके आउटस्टैंडिंग से लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग से ये लेस हो जाएगा, है ना। और आउटस्टैंडिंग से लेस हो जाएगा और इसका हिसाब किताब मेंटेन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्रेडिट नोट हो गया, और इसी के साथ साथ हम लोगों का एक डेबिट नोट हो गया। अब स्टॉक ब्रेकेज एक्सपायरी में अभी देखिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों में हम लोगों ने क्या देखा, तो दोनों में हम लोगों ने देखा कि अगर ब्रेकेज एक्सपायरी माल है तो लौट सकता है। तो जब हमने जिनको माल बेचा है वो हमको ब्रेकेज एक्सपायरी लौटा दिए, उसके बाद हम जिसको माल बेच रहे हैं उसको, हम जिससे खरीद रहे हैं उसको भी लौटा दिए। तो माल ब्रेकेज एक्सपायरी आया और लौट गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे गोडाउन में रखे रखे कोई प्रोडक्ट फूट जाए, या मेरे गोडाउन में रखे रखे कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है ना। उस सिचुएशन के लिए अगर मेरे स्टॉक में कोई प्रोडक्ट ब्रेकेज या एक्सपायरी हो गया, तो मैं अपने स्टॉक से उसको बाहर कैसे निकालूंगा? मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो स्टॉक से निकलेगा नहीं। क्लियर हुआ ना आप लोगों को? मैं परचेज रिटर्न अगर करूंगा तो स्टॉक से नहीं निकलेगा। तो वैसा कंडीशन में मुझे अपने स्टॉक से निकालने के लिए उसका एक एंट्री करना पड़ेगा, और वो एंट्री है ब्रेकेज एक्सपायरी, है ना। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकेज एक्सपायरी, है ना। अब देखिए, अब ये यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने ये, और मान लीजिए कि इसका ये वाला प्रोडक्ट एक्सपायर कर गया, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, एक पीस है और मैं एक पीस बेच। अब ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारे पास जो स्टॉक है उसमें ये प्रोडक्ट एक्सपायर कर रहा है,
और उस प्रोडक्ट को मैं स्टॉक से निकाल रहा हूँ। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए, अगर मान लीजिए कि 12/2000, मान लीजिए कि 8/2026 से मान लीजिए कि 8/2027 तक जितना भी प्रोडक्ट एक्सपायर करने वाला है, वो सब प्रोडक्ट को मुझे एक बार निकाल दो। तो मैंने एक की प्रेस किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Shift+F5, देख रहे हैं ना आप लोग, ये शॉर्टकट की लिखा हुआ है ना। देखिए आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट इस सब जगह मिलेगा, जहां कहीं भी कुछ की है ना वहां पे सब शॉर्टकट की लिखा। तो मैंने की प्रेस कर दिया। अब ये क्या किया, ये मोड़ा कि पूरा जितना इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर ब्रेकेज एक्सपायर कर रहा है प्रोडक्ट, वो सब यहाँ पे ला दिया। और मैं एक बार एक्सेप्ट करूंगा तो ये सारा का सारा स्टॉक से बाहर निकल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस क्लास क्या करते हैं, मान लिया अभी अगस्त चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, सितंबर और अक्टूबर का 2 महीने में जितना प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है ना, एक बार क्लिक करेंगे और सबको स्टॉक से बाहर निकाल देंगे। और एक स्टॉक से बाहर निकाल के फिर सप्लायर को लौटाना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया आपका गोडाउन, आपके स्टॉक में ब्रेकेज एक्सपायरी, स्टॉक का ब्रेकेज एक्सपायरी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर इन क्या है, ये परचेज की तरह है। ट्रांसफर आउट क्या है, ये सेल की तरह है। अब इसका दो तरह से यूज होता है। पहला यूज बताता हूं मैं आप लोगों को। पहला यूज इसका है कि जैसे मान लीजिए कि एक एक कंपनी है, उसका एक ब्रांच पटना में है और एक ब्रांच दरभंगा में है। तो पटना से भी माल बेच सकता है और दरभंगा से भी माल बेच सकता है। अब पटना से जो माल बेचेगा उसका भी जीएसटी नंबर सिमिलर हो सकता है, दरभंगा से जो बेचेगा उसका भी जीएसटी नंबर सिमिलर हो सकता है, और दोनों एक्यूमुलेट होकर जीएसटी रिटर्न डल जाएगा। लेकिन एक सेकंड पॉइंट देखिए कि अगर पटना में कोई माल है जिसका डिमांड पटना में नहीं है और उसको दरभंगा में बेचना है, भेजना है, वैसे कंडीशन में वो क्या करेगा, वो तो सेल नहीं करेगा, तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है। और वो यहाँ से माल उठा के ट्रांसफर वहां कर दिया और वो ट्रांसफर आउट कर देगा। और वो जो दरभंगा वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वहां को ट्रांसफर इन कर लेगा, मतलब परचेज में ले लेगा। एक ट्रांसफर आउट हो गया और एक ट्रांसफर इन हो गया। क्लियर। तो ब्रांच टू ब्रांच माल ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर आउट ट्रांसफर इन हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा, मान लीजिए कि दो बिजनेसमैन हो और वो 10 कंपनी का स्टॉकिस्ट है और दूसरे वाले 10 कंपनी का स्टॉकिस्ट है ना। और वो क्या करते हैं, वो भी अपना, इनका जो पहले कंपनी का जो पहले जो बिजनेस क्लास है B1 है और दूसरे वाले B2 है। तो B1 10 कंपनी के स्टॉकिस्ट हैं, साथ में B2 जो 10 कंपनी के स्टॉक है ना उसका भी माल बेचते हैं। और B2 क्या करते हैं, B1 जो 10 कंपनी का स्टॉकिस्ट है उसका भी माल बेचते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट हुआ कि वो लोग क्या करते हैं, अब उनके पास मान लीजिए कि B1 के पास एक प्रोडक्ट है कालपोल। अब वो ऑर्डर ले लिया B2 10 केस का, तो वो इनको बोलेंगे कि 10 केस भेज दीजिए मेरे पास, तो 10 केस भेज देंगे। तो इसको ये ट्रांसफर आउट कर देंगे, अब वो अपने यहाँ ट्रांसफर इन कर लेंगे। और अब वो एक प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए कोई एक सिरप है, कफ सिरप है, उसको 10 केस बेचे, तो बोलेंगे 5 केस भेज दीजिए, 5 केस मान लीजिए बेचे तो 5 केस भेज दिए। ऐसे वो लोग 2-4 दिन काम करेंगे और उसके बाद बैठेंगे एक दिन और हिसाब कर लेंगे, आपने कितने रुपए का माल मुझे दिया और मैंने कितने रुपए का माल दिया। और वो हिसाब करके और सेटल करके और आगे निकल जाएंगे, उसका पूरा का पूरा सेल बिल बना देंगे। तो सेल बिल वो रेगुलर नहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे, तो वो एक वीक में 4 दिन 6 दिन में, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए वो ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट से वो काम करते रहेंगे। तो ये ट्रांसफर इन है जस्ट लाइक ए परचेज है, और ये ट्रांसफर आउट जस्ट लाइक ए सेल है। अब इन दोनों में परचेज और सेल में, जो परचेज और सेल के जैसा ही दोनों है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो परचेज और ट्रांसफर इन में डिफरेंस क्या है, तो परचेज अगर हम करते हैं तो वो अकाउंटिंग में जाता है, ट्रांसफर इन करेंगे तो वो अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। सेल करते हैं तो वो अकाउंटिंग में जाएगा, ट्रांसफर आउट करेंगे तो वो अकाउंटिंग में नहीं ले जाता है लोग। तो ट्रांसफर इन और ट्रांसफर आउट दोनों को अकाउंटिंग से बाहर रखा जाता है। जस्ट प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन हो गया और उसका हिसाब किताब करके फिर हम लोग अकाउंटिंग में लेकर चले जाएंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं कच्चा हिसाब किताब हो गया, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ से बिजनेसमैन B1 10 केस माल अगर B2 को भेज रहे हैं तो 10 केस माल निकल के उनके पास जा रहा है। 5 केस अगर वो माल दे रहे हैं तो 5 केस उसके पास से निकल के आ रहा है, यहाँ स्टॉक में बढ़ रहा है। तो वैसे कंडीशन में स्टॉक का माइनस प्लस होगा, स्टॉक का मूवमेंट होगा, लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा।
काउंटिंग ट्रांजेक्शन क्यों नहीं होगा भाई? क्यों? क्योंकि ये पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, केवल स्टॉक का मूवमेंट किया जा रहा है। इसके बाद रिप्लेसमेंट इन और रिप्लेसमेंट आउट में आते हैं हम लोग। ये रिप्लेसमेंट इन है ना। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट इन है। रिप्लेसमेंट इन एंड आउट का मीनिंग क्या है पहले समझा जाए। अब हम लोग क्रेडिट नोट समझ लिए, है ना। और क्रेडिट नोट समझे, क्रेडिट नोट में क्या है, तो अगर किसी को हमने माल बेचा हुआ है और उसका 10 पीस 15 पीस 20 पीस खराब हो गया, तो वो हमको माल लौटा देता है। और जब वो माल लौटाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस क्लास क्या करते हैं कि वो उसका माल का हिसाब रख करते हैं कि कितने रुपए का माल बेचा गया था, और उसके हिसाब से उसका अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। बहुत सारे बिजनेस क्लास ऐसा होते हैं, ऐसे होते हैं जो क्रेडिट नोट नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि जितने का माल आप लौटा के लाए हैं उसको क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट इन से ले लेंगे, और उतने रुपए का एमआरपी वैल्यू के हिसाब से उतने रुपए का माल वो आपको लौट दे देंगे। तो अब जैसे रिप्लेसमेंट इन में मैं चलता हूँ, देखिए 1 मिनट के लिए, किस तरह का प्रोडक्ट आपने लाया है, मान लीजिए कि 1 मिनट में परचेज, 1 मिनट में सेल्स रिटर्न ले लेता हूँ। ये प्रोडक्ट मान लीजिए लेके आए हैं, ठीक है। अब इसमें रेट ही नहीं डाला गया इसलिए दिक्कत है, तो रेट डाल देते हैं पहले, है ना। 1 से 5 रुपए का हो गया स्टॉक से, है ना। अब 1 से 5 रुपए का माल वो लौटा दिए हैं। अब उनको 1 से 5 रुपए का दूसरा जो माल उनको चाहिए होगा वो रिप्लेसमेंट आउट से उनको दे देंगे। तो वो क्या किए कि एक तरह से समझिए कोई पार्टी ले लेते हैं, अदर्स कोई ले लेते हैं ना, तो सेम चीज है। अब यहाँ पे वो माल लौटा रहे हैं, अब यहाँ पे हमेशा माल क्या देंगे, तो फ्रेश गुड्स ही देंगे। तो फ्रेश गुड को सिलेक्ट कर लिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। अब एक पीस ले लिए, है ना, एक पीस ले लिए, ठीक है। अब एक पीस ले लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, लेकिन जनरली क्या होता है कि 1 से 5 रुपए का सामान लिए तो 1 से 5 रुपए का मिलता जुलता ही कोई दूसरा सामान दे देंगे वो। मान लीजिए 1 से 10 रुपए का हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा तो वो डिफरेंस ले लेंगे, लेकिन उसी से रेशियो में दे देंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, मैंने बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो माल उनको नहीं चल रहा था, उनके यहाँ एक्सपायर हो गया, वो लौटा रहे हैं, तो उसके बदले में एमआरपी टू एमआरपी या रेट टू रेट में दूसरा प्रोडक्ट उनको मैं दे दिया। बिजनेस क्लास के बिजनेस के लोग जो है वो दे दिए उनको दूसरा प्रोडक्ट। इससे बेनिफिट क्या हुआ, किसको बेनिफिट हुआ इससे, तो इससे बेनिफिट हुआ आपको, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हुआ, क्योंकि उसका अकाउंटिंग करेंगे तो फिर उसका क्रेडिट नोट बनेगा, फिर उसका एक बिल बनाएंगे। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि भाई जितना माल आया उतना माल दे दीजिए हमको, उसका अकाउंटिंग कर, उसका रेट देख लेते हैं क्या है, और उतने रुपये का दूसरा माल हम आपको दे देते हैं। तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट इन और रिप्लेसमेंट आउट होके और वो काम हो गया आपको। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक रिप्लेसमेंट इन एंड आउट अलग हो गया, और एक रिप्लेसमेंट इन एंड आउट देखिए एक ही स्क्रीन पे है। बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है ना कि मेरे को एक ही स्क्रीन पे दीजिए और बिलिंग ऑन का कॉन्सेप्ट दीजिए। ये एमआरपी टू एमआरपी रिप्लेसमेंट इन एंड आउट हुआ। वो रिप्लेसमेंट इन एंड आउट हम लोग देखें जिसमें स्टॉक प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो आपको रेट टू रेट कर देगा। और यहाँ पे एमआरपी टू एमआरपी हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और एमआरपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये एमआरपी टू एमआरपी होगा, तो एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग। अब चूंकि हम इसका एमआरपी नहीं ले रहे हैं, एक मिनट कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए अब इसका एमआरपी 274 है, और रेट में भी इसने 274 ही ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हम लोग एमआरपी पे ही रिटर्न कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। कितने रुपए का होगा, 288 का हो गया। और अब रिप्लेसमेंट इन में जाएंगे और उतने रुपए का माल यहाँ पे ले लेंगे। पहले रिप्लेसमेंट इन करेंगे, फिर रिप्लेसमेंट आउट करेंगे, और दोनों का एक्सेप्ट करेंगे, दोनों सेव हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ एमआरपी टू एमआरपी का कॉन्सेप्ट हुआ, जिसमें जिसपे ये काम आपको हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट इन एंड रिप्लेसमेंट आउट का दो कॉन्सेप्ट है, रिप्लेसमेंट इन एंड आउट दो कॉन्सेप्ट हुआ, और ये दोनों कॉन्सेप्ट का मर्जर एक रिप्लेसमेंट इन एंड आउट ये है, जो दोनों एक साथ ही हो जाता है वहां पे। वहीं पे इधर इन में एंट्री थी और आउट दे दिए, तो जो बिजनेस क्लास है जो ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, उनको इजी हो जाता है ना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और रिप्लेसमेंट इन एंड आउट जो एक साथ होता है उसमें बेसिकली एमआरपी का कॉन्सेप्ट का काम होता है। एमआरपी कितने रुपए का एमआरपी का आप माल लौटा रहे हैं, उतने रुपए का एमआरपी का दूसरा माल हम आपको दे देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं। अब उसके बाद स्टॉक सरप्लस और शॉर्टेज हो गया। स्टॉक सरप्लस और शॉर्टेज का यूज क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में कोई एक कालपुल है, वो 100 पीस दिखा रहा है, लेकिन हमारे फिजिकल में वो कालपुल जो है 99 पीस हो गया। किसी भी रीजन से ये हो सकता है, किसी भी रीजन से कैसे हो सकता है ये, तो एग्जांपल ले लीजिए कि किसी से गलती से 10 की जगह पे 11 पीस दिला गया हो, या 10 की जगह 9 पीस दिला गया हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अभी अभी मैंने कैसे ये हो गया ये बात का चीज है, लेकिन अभी फिजिकल हमारा 100 पीस है, कंप्यूटर में 100 पीस है, और फिजिकल में 1 से 1 पीस है, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो मैं कैसे उसको मैच करूं, क्योंकि मैच तो करना है, नहीं मैच करेंगे तो अकाउंटिंग ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो अभी इस मोमेंट में मुझे स्टॉक सरप्लस और शॉर्टेज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर में 100 पीस है और फिजिकल में 1 से 1 पीस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेज करना पड़ेगा, 1 पीस में सॉरी सरप्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 पीस सरप्लस करूंगा तो मेरा फिजिकल जो कंप्यूटर जो है ये भी 1 से 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 से 1 हो जाएगा तो दोनों मैच कर जाएंगे। अब मान लीजिए कि मेरा फिजिकल 100 पीस है, सॉरी कंप्यूटर 100 पीस है और फिजिकल 90 पीस है, 99 पीस है। तब क्या करना पड़ेगा हमको, तो कंप्यूटर में 1 पीस घटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको शॉर्टेज मानना पड़ेगा। और अगर कंप्यूटर में बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल अगर 1 से 1 पीस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 पीस का सरप्लस मानना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में ही हम घटा बढ़ा सकते हैं, फिजिकल तो हमारा जो सामने है वो है 1 से 1 पीस, मतलब 1 से 1 पीस है। तो 1 से 1 पीस जो है उसको अगर अगर हमको बढ़ाना है अपने कंप्यूटर में तो हम सरप्लस मार देंगे, और हमको घटाना है तो हम लोग शॉर्टेज मार लेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को मिस किया, रिप्लेसमेंट इन रिप्लेसमेंट आउट भी अकाउंटिंग नहीं होगा, और स्टॉक माइनस प्लस होगा। रिप्लेसमेंट इन एंड आउट भी अकाउंटिंग नहीं होगा, स्टॉक माइनस प्लस होगा। शॉर्टेज और सरप्लस का भी अकाउंटिंग नहीं होगा, केवल स्टॉक का माइनस प्लस होगा। अब मैं स्टॉक सरप्लस सरप्लस में चलता हूँ, रेस्क्यू एंटर, एंटर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, मान लीजिए प्रोडक्ट है 1 से 1 पीस है ना। अब मुझे मैं हम लोग कहाँ पे आए हैं, सरप्लस पे आए हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है सरप्लस, कोई भी चीज ओपन करते हैं तो यहाँ दिखता है सरप्लस से आने एंटर प्रेस किए। हमको 1 पीस बढ़ाना है स्टॉक में, 1 प्रेस करेंगे और 1 पीस, अब एक्सेप्ट करेंगे ना तो सरप्लस 1 पीस ऐड हो जाएगा। और सेम चीज अगर हमको शॉर्टेज करना है, स्टॉक घटाना है, तो शॉर्टेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं 1 पीस, मान लीजिए कि एक एंटर प्रेस किया, मैं 1 पीस घटा दिया है ना। तो वैसे कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे तो ये घट गया। तो ये इसका क्या मीनिंग निकला, आप लोगों को क्या समझ में आया। तो अगर हमारा फिजिकल और कंप्यूटर वैरी करता है, तो उस कंडीशन में मुझे अपने कंप्यूटर में मैनिपुलेट करने के लिए, माइनस प्लस करने के लिए स्टॉक सरप्लस और सरप्लस की जरूरत पड़ती है। गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर क्या है ये, तो देखिए आपके सॉफ्टवेयर में गोडाउन का पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है। एग्जाम्पल ले लीजिए गोडाउन का मैनेजमेंट क्या है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी अभी एक बिजनेस क्लास है, उनका एक दुकान है ना। उसके बाद बहुत सारा माल उनका रहता है, तो वो अलग अलग 2 गोडाउन भी रखे हुए हैं, है ना। और उस दोनों गोडाउन में वो स्टॉक रखते हैं। अब उनके पास कितने जगहों पे स्टॉक हो गया, तो उनके स्टोर में स्टॉक हो गया, उनका गोडाउन 1 में स्टॉक हो गया, उनका गोडाउन 2 में स्टॉक हो गया, तो टोटल उनके पास 3 जगह स्टॉक है। तो तीनों जगह का स्टॉक उनको कंबाइंड भी देखना रहता है, और तीनों जगह का स्टॉक उनको अलग अलग भी देखना रहता है। उसके लिए यूज होता है यहाँ पे गोडाउन वाइज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कि गोडाउन को ऑन कर दिया जाता है और जितने भी स्टॉक के ट्रांजेक्शन होंगे ना, सब जगह गोडाउन गोडाउन का माइनस प्लस होगा। तो उस काम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गोडाउन ट्रांसफर का काम करना पड़ता है। ठीक है। अब
वो जब गोडाउन ऑन होगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे 1 मिनट में देख लो गोडाउन ऑन है कि नहीं है। देखिए जैसे मैं एक बिल बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गोडाउन ऑन नहीं है। गोडाउन इसने नहीं पूछा, लेकिन हम लोग गोडाउन का पूरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाऊंगा कि देखिए गोडाउन ऑन हो गया, कहाँ से कैसे कैसे काम हो सकता है ना। तो अब जब जितने भी जगहों से स्टॉक माइनस प्लस होगा ना, सब जगह गोडाउन एंगेज रहेगा। क्योंकि प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा हमें बताना पड़ेगा कहाँ से स्टॉक माइनस हो रहा है, कहाँ से प्लस हो रहा है। अब इसके अलावा ये तो स्टॉक माइनस प्लस करेगा, लेकिन अगर एक गोडाउन से माल दूसरे गोडाउन में अगर ट्रांसफर कर देंगे, मान लीजिए कि गोडाउन 1 है और उसमें बहुत सारा माल ऐसा है जिसको गोडाउन 2 में शिफ्ट करना है, और गोडाउन 1 में नया माल आएगा, तो गोडाउन 1 से गोडाउन 2 में शिफ्ट करना होगा। कभी हो सकता है गोडाउन 2 से हमको स्टोर में लाना होगा, दुकान जहाँ पे वहां लाना होगा। तो गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए एक काम होगा कि गोडाउन से माल निकलेगा, सेल होगा और गोडाउन में माल आके रखा जाएगा, एक काम हुआ। और दूसरा काम हुआ कि गोडाउन टू गोडाउन हम ट्रांसफर करेंगे। तो गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफर करने का ये कॉन्सेप्ट है। अभी चूंकि यहाँ गोडाउन ऑन नहीं है इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन मैं अभी गोडाउन वाइज एक बार स्टॉक आप गोडाउन वाइज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें डिटेल जाएगा। अभी यहाँ गोडाउन नहीं दिखा रहा है ना, गोडाउन नहीं दिखा रहा है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम गोडाउन टू गोडाउन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टू गोडाउन कितना क्वांटिटी, इस गोडाउन से इस गोडाउन में कितना क्वांटिटी, इस गोडाउन से इस गोडाउन में कितना क्वांटिटी, और ओके करेंगे और इसका प्रिंट निकलेगा स्लिप। अब मान लीजिए कि गोडाउन 1 ने गोडाउन 2 को ट्रांसफर किया, तो स्लिप निकालेगा, गोडाउन 2 से साइन करा कर रख लेगा। गोडाउन 2 मान लीजिए कि स्टोर को भेजेगा, तो एक स्लिप निकालेगा और वो स्टोर को भेज देगा। इस कॉन्सेप्ट पे गोडाउन ट्रांसफर का काम होता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, स्टॉक रिलीज और होल्ड है, ये क्या है। अब देखिए, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कालपोल ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। कालपोल हमारे पास 20 पेटी है, मुझे बेचना है, लेकिन कोई मोतिहारी का पार्टी फोन किया कि मेरे को 10 पेटी चाहिए, कल मैं आ रहा हूँ और कंफर्म कर दीजिए। अब हमारे पास 20 पेटी है, और और अगर मैं उसको ध्यान नहीं रखूं तो क्या होगा कि वो 20 पेटी बिक जाएगा, हो सकता है। तो कल वो जिसने कंफर्म किया और कल आके लेके जाएगा, तो वैसा कंडीशन में हम कैसे उसको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या किया जाता है, स्टॉक होल्ड किया जाता है। अब जैसे उसने बताया, तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्टॉक मान लीजिए वो जो प्रोडक्ट जिसने जिसने उसको लेना है, मान लीजिए कि जैसे ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनको 1 पीस लेना है ना। अब यहाँ होल्ड हो गया, मतलब ये स्टॉक से माइनस होकर यहाँ पे होल्ड रहेगा। और कल जब वो आएंगे तो इसी प्रोडक्ट को मुझे क्या करना होगा, रिलीज कर देना। मैं क्या करूंगा, रिलीज कर दूंगा। क्यों रिलीज कर दूंगा भाई, तो कल रिलीज करके मैं उनको बिल कर दूंगा। तो मैं उनके लिए उस स्टॉक को होल्ड करके रखा था। कोई हमारा हॉस्पिटल है और वहां पे बात हो रही है कि भाई 2 दिन के बाद मुझे कोई सामान चाहिए, इतना पीस, और हमको अभी वो सामान मंगाने में 15 दिन लगता है, और वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी और मेरे पास है, तो मैं तुरंत उसको होल्ड कर दूंगा। और उसके बाद जब परसों आएंगे तो उनको रिलीज करके बिल कर देंगे। तो यहाँ स्टॉक होल्ड और रिलीज का कॉन्सेप्ट ये यूज होता है। सेटलमेंट में आप लोग क्लियर हुए, जितने भी एंट्री हैं सेटलमेंट में, उसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये दो एंट्री को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों एंट्री अकाउंटिंग भी है। क्रेडिट नोट बनेगा तो अकाउंट में भी जाएगा, स्टॉक भी घटेगा, डेबिट नोट बनेगा तो वो भी अकाउंट में जाएगा, स्टॉक में घटेगा। बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है जिसमें केवल स्टॉक का मूवमेंट होता है, अकाउंटिंग इम्पैक्ट कोई भी नहीं आता है। क्लियर हो गया आप लोगों को सेटलमेंट को। अब हम लोग चलते हैं अकाउंट में, मास्टर क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर है आप लोगों को। फिर हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में क्या है, आपका मनी रिसिप्ट है। अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, इन्वेंट्री का पार्ट कर रहे थे, साथ में स्टॉक मैनेजमेंट भी देख रहे थे। अभी हम लोग आ गए हैं अकाउंटिंग में, जहाँ पैसे का लेन देन होगा। तो क्यों पैसे का लेन देन होगा यहाँ पे, तो जब माल हम बेच रहे हैं तो वहां पैसा लेंगे, जब माल हम खरीद रहे हैं तो वहां पैसा देंगे, जब हम दुकान खोले हुए हैं तो वहां रेंट देंगे, बिजली बिल देंगे, चाय पानी का खर्चा देंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देंगे, रूम रेंट देंगे। ये सारी चीजें, स्टाफ रहेंगे तो उनका सैलरी दिया जाएगा। तो ये जो जितना भी पैसे का मूवमेंट, फंड का जो मूवमेंट होगा ना, वो आपको यहाँ पे मनी रिसिप्ट से होगा, वाउचर से होगा, जर्नल से होगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब हम लोग मनी रिसिप्ट में सबसे पहले चलते हैं। मनी रिसिप्ट में आ गए, देखिए पहले से मनी रिसिप्ट इसका इनका कटा हुआ ऑलरेडी, कोई पार्टी है जिनका हम लोग डाटा देख रहे हैं। अब यहाँ पे मनी रिसिप्ट कटा हुआ है ना, कैश में
मनी रिसिप्ट कैसे, मतलब पेमेंट आ रहा है मेरा, कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है, चेक में आ रहा है, डीडी में आ रहा है, ईसीएस में आ रहा है, कार्ड में आ रहा है। मान लीजिए कि कैश में आ रहा है, एंटर प्रेस किए, तो जब कैश में आएगा ना तो ये सारे चीजें इनपुट नहीं दिखेंगी आपको। क्यों नहीं दिखेंगी आपको? क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन है। लेकिन यही अगर हम लोग बैंक कर देंगे ना, चेक कर देंगे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को डालना पड़ेगा, डालते हुए जाएंगे। अब मैं एक नया ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाता हूँ, देखिए, है ना। अब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में कैश कर रहा हूँ, है ना, क्रेडिट किया, एंटर किया। अब कौन पार्टी, ये आदर्श वाले दे रहे हैं मुझे, कितना दे रहे हैं, तो 1,000 रुपया दे रहे हैं, है ना। ओके, जैसे ही मैंने कैश सेलेक्ट किया ना, तो सेकंड टाइम मुझे कैश, यहाँ पे देखिए, सेकंड टाइम मुझे कैश इन हैंड सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। कैश इन हैंड ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। लेकिन अभी मैं एक आपको बैंक अकाउंट देखता हूँ, ठीक है ना, सॉरी, बैंक का चेक लेता हूँ, है ना। तो आदर्श से भी 1,000 रुपया मेरे को दे रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पे बैंक आ गया, कैश इन हैंड आपका एक ही है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली ले लिया। लेकिन बैंक कितना बना हुआ है, मान लीजिए। अब BHDFC एंटर प्रेस किए, अब उसमें वो ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करते वक्त ही वो अमाउंट नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो जानता है कि 1,000 रुपया दे रहा है तो बैंक में 1,000 रुपया आएगा। अब यहाँ पे नरेशन आ गया, है ना। अब उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए, एडजस्ट कर रहे हैं, इनका इतना बिल बना हुआ है। अब इस वाले बिल में हम इनको एडजस्ट करें, और बाय डिफॉल्ट हो गया। अब मान लीजिए इस वाले बिल को हमको नहीं एडजस्ट करना है, तो इसके नीचे वाले बिल को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, जहां भी हम अमाउंट डाल देंगे, डाल के ओके कर देंगे तो ये एडजस्टमेंट ले लेगा, है ना। और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो भाउचर कर जाएगा, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भाउचर भी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आप लोगों को। मनी रिसिप्ट क्या है, जहां पेमेंट रिसिप्ट होगा। पेमेंट कितने कितने तरह के मोड में रिसिप्ट हो सकता है, तो पेमेंट आपको कैश में रिसिप्ट हो सकता है, पेमेंट आपको बैंक में रिसिप्ट हो सकता है, पेमेंट आपका कार्ड से रिसिप्ट हो सकता है। सेम चीज, इसी चीज का आपको एक बिलवाइज कलेक्शन रिपोर्ट है, मनी रिसिप्ट बिलवाइज है। ये क्या करता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आप लोगों को आगे एक बार सेल्स प्रोफेशनल जो काम करते हैं और डिलीवरी का काम होता है, वहां पे कैसे चीजें मैनेज होती है पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि बिलवाइज कलेक्शन रिपोर्ट क्या है। अब देखिए, बिलवाइज कलेक्शन रिपोर्ट कहाँ यूज होता है, तो मान लीजिए कि आप लोग, मान लीजिए एफएमसीजी के बिजनेस को समझिए। एफएमसीजी का बिजनेस में क्या है कि आपको सुबह में ऑर्डर ले लिया गया, उसका बिल बन गया एक रूट में, कोई एक रूट में, मान लीजिए पटना को लेते हैं, तो स्टेशन से लेके बाईपास का एक रूट बना दिया गया, है ना। तो अब इस रूट में बहुत सारे एफएमसीजी काउंटर हैं, छोटे छोटे काउंटर, और उनको कोई एक बड़ा होलसेलर सप्लाई करेगा। तो वो क्या करेगा, तो उन सब से ऑर्डर ले लिया। एक कॉन्सेप्ट होता है रेडी स्टॉक का, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर बुक। मैं ऑर्डर बुकिंग की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर ले लिया, और ऑर्डर लेने के बाद उनका सारा का सारा बिल बन गया, और सारा बिल बनाने के बाद वो उतना स्टॉक लेकर और चल दिया, और उनको बिल देगा, और उनसे पैसा लेगा, या चेक लेगा, या वो बिल पे साइन करके दे देंगे कि कल आइएगा पैसा देंगे, या परसों आइएगा, है ना। ये करता हुआ वो मान लीजिए 50 पार्टियों के पास गया। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है, या कॉन्सेप्ट बनता है कि अब वो 50 पार्टियों से माल पैसा लेके आया, किसी से कैश लेके आया, किसी से थोड़ा कम कैश लेके आया, किसी से चेक लेके आया, सब लेके आया। अब मुझे 50 पार्टी का एंट्री करना है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग डेट देंगे ना, फ्रॉम एंड टू डेट, तो क्या होगा, ये सेल्समैन का नाम सेलेक्ट किया जाएगा ना। तो जितना भी उसका आज का बिल बना है ना, हम ओल्ड बिल में एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ है कहीं इन्फॉर्मेशन। जितना भी उसका बिल बना हुआ होगा ना, वो सारा बिल यहाँ दिखाने लगेगा, है ना। और उसी बिल में हम पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे हम एक राम कुमार का एक आपको बिल बना के थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पेड में बिल बनेगा, क्योंकि अभी पैसा नहीं मिला है ना। अब ये कितने का, 519 रुपये का। सेल्समैन यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। सेल्समैन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सेल्समैन सेलेक्ट किए हुए ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, है ना। मान लीजिए एक बार हम लोग देख भी लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें हमने सेलेक्ट किया, कलेक्टेड बाय सेलेक्ट कर दिया राम कुमार। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पेमेंट है, बिल बना है 519 रुपये का, और यहाँ पे पेड कुछ नहीं है, ड्यूज है। अब उसमें से कितना पैसा उसने दिया, तो पूरा 519 रुपये दे दिया, एंटर मार दिया। इस तरह से मान लीजिए कि ये जो कलेक्टेड आदमी है, जो सेल्समैन है, मान लीजिए राम कुमार, ये ऐसा 50 बिल रहेगा, तो क्या होगा ना, यहीं पे एंट्री मारते हुए चला जाएगा आदमी, समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, वाउचर मनी शिफ्ट जब एंट्री हम कर रहे थे, तो जब मनी शिफ्ट एंट्री कर रहे थे ना, तो उस समय हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक को एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमको टाइम नहीं लग रहा है। क्यों टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 बिल इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएंगे, और हम अब जो अमाउंट आया वो एंटर मारते चले गए, और एक बार एक्सेप्ट कर दिया। तो ये जो एक्सेप्ट होगा ना, ये भी मनी शिफ्ट ही काटेगा, ये भी क्या करेगा, मनी शिफ्ट काटेगा, लेकिन एक एक आपका विंडो बन गया जहां से तेजी से काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी में 5 ऐसे सेल्समैन हैं, और छोटे छोटे बिल बन रहे हैं, और 25 25 30 30 40 40 बिल, तो 250 300 मनी शिफ्ट काटना पड़ेगा। 250 300 मनी शिफ्ट काटने का मतलब हो गया 2 घंटे का काम हो जाएगा, 2.5 घंटे का काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से काम होगा तो वो आधे घंटे में हो सकता है। तो ये जो बना है बेसिकली बिलवाइज कलेक्शन एंट्री, बिलवाइज मनी शिफ्ट का जो एंट्री, उसका कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। वैसे फिर से एक बार इस चीजों पे हम लोग आएंगे, कैसे सेल्समैन का काम होता है, कैसे रेडी स्टॉक का काम होता है, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा जब एफएमसीजी फील्ड के लिए फील्ड वाइज जब डिस्कशन होगा तब। उसके बाद आप इशू इशू ऑफ प्रिंटेड मनी रिसिप्ट, ये क्या है। बहुत सारे ऐसी कंपनी होती है जो अपने फील्ड ऑफिसर को मनी रिसिप्ट लेकर भेजती है, लीजिए मनी रिसिप्ट, और मार्केट में जाके उस मनी रिसिप्ट पे काट के देख के पैसा लेके आइएगा, है ना। अब उस कंडीशन के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का नाम सेलेक्ट होगा, और उसके बाद उनको कौन सा सीरीज से कौन सा सीरीज का कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए 30 सीरीज का उनको बिल दिया गया 1 से 100 तक का, है ना, और वो उस पर एक्सेप्ट हो जाएगा उनका, ठीक है ना। एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अब जब वो मनी रिसिप्ट एंट्री करेंगे ना, तो इसमें से 1 से 100 में कौन कौन सा मनी रिसिप्ट किस किस को लेने के लिए यूज किए हैं, ये रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन होकर चला जाएगा, है ना। वो मनी रिसिप्ट में जब जाएंगे ना, तो वहां वो आपको देखने को मिलेगा बिल डालने के लिए। अभी इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ, ये देखिए बुक रिसिप्ट वाला, है ना। तो अगर मनी रिसिप्ट का एंट्री हो चुका रहेगा ना, तो यहाँ पे रिसीविंग नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ये देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे डालेंगे तो अब इसका एक रिपोर्ट बनता है, वो जो रिपोर्ट बनता है वो ये बनता है कि एक एक सेल्समैन को 1 से 100 तक का मनी रिसिप्ट का सीट दिए थे, उसने 90 का रिसीविंग ला के दिया हमको, और 10 अभी उसी के पास पड़ा हुआ है। तो 10 उसने किसी को काट के दिया है कि ब्लैंक है, ये आप डिपेंड करता है कि कैसा काटता है, मैंने मैंने उनसे इंक्वायरी करने की बात हो जाती है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे इशू ऑफ मनी रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट। ये पेमेंट वाउचर हो गया। पेमेंट वाउचर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, अपने सप्लायर को भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना। अपने सप्लायर को पेमेंट, जैसे 3M सप्लायर है, हमको इनको पेमेंट करना है, पेमेंट कर सकते हैं, है ना। अभी हम अगर चाहें तो यहीं पे देख लीजिए, हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होंगे, है ना। जितने भी एक तरह के एक्सपेंस होंगे टोटल यहाँ पे आएंगे आपको, है ना। वो एक्सपेंस का जैसे रूम रेंट का देख लीजिए, है क्या कोई, नहीं। तो जितने, जैसे देखिए रितेश जी, ये रितेश जी को कुछ पेमेंट दिया जाता होगा, तो देखिए सेलेक्टेड, हम रितेश जी को पेमेंट दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पेमेंट दिया है, अब क्रेडिट करता हूँ, कहाँ से मैं पेमेंट दे रहा हूँ, तब देखिए कैश में आ जाएगा, मैं कैश से पैसा दे रहा हूँ, कितना 111 रुपये बाई डिफॉल्ट इसने ले लिया, और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि 3M इंडिया लिमिटेड जो ये पार्टी है, ये सप्लायर है, इसको मैं 1 से 11 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। कहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ, कैश, मेरे कैश से 1 से 11 रुपये घट जाएगा, 3M में वो 1 से 11 रुपये बढ़ जाएगा। अब सेम चीज अगर हम लोग मनी शीट में देखेंगे, तो यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो जिस पार्टी से पैसा हमने लिया उसका लेजर में चला जाएगा, और हमारे कैश में या बैंक में पैसा वो प्लस कर देगा, वो लेजर मेंटेन हो जाएगा। जो ऑलरेडी हम लोग सेल में या परचेज में इसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो आपको समझना यह है कि ये कोई भी एक ट्रांजेक्शन एंट्री कर रहे हैं तो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है आपको, सेल और पे आउट, ये मनी रिसिप्ट और सॉरी, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग ले रहे हैं तो ये वाउचर हो गया। अब ये जर्नल है, जर्नल किसको बोलते हैं, तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूँ।
पैसा रिसीव करना मनी रिसिप्ट है, और पैसा खर्च करना, लोगों को देना, जर्नल है। हमारे कैश में पैसा आ जाए, कहाँ से आ जाए, तो बिजनेस से आ जाए, पार्टियों से आ जाए, तो वो मनी रिसिप्ट है। और हमारे कैश से बैंक से पैसा जाए, कहाँ जाए, तो खर्चे में जाए या सप्लायर को जाए, मतलब मेरे हाउस से बाहर निकल के चला जाए, तो वो आपका वाउचर है। लेकिन अब इसी के आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कैश में 5,000 रुपया है, और मैं उस कैश को बैंक में भेजना चाह रहा हूँ। कहाँ में भेजना चाह रहा हूँ? बैंक में भेजना चाह रहा हूँ। 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये भेजना चाह रहा हूँ। तब मैं उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक एंट्री मारूंगा, जिसको जर्नल बोलते हैं, कंट्रा भी बोलते हैं जो है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम मान लीजिए कि मैंने कैश यहाँ सेलेक्ट कर लिया है ना, कितना रुपया दे रहा हूँ मैं, 11 रुपया दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए। और फिर HDFC को देख लेते हैं, या बैंक को देख लेते हैं, बी करके बैंक उन लोगों का था, मान लीजिए कि बी करके। देखिए अब ये क्या हुआ, हमारे कैश में से पैसा निकल के और कहाँ चला गया, तो मेरे बैंक में चला गया। तो मेरा जो कैश में पैसा निकला वो मेरे ही बैंक में चला गया। ये मेरे बिजनेस में यूज नहीं हुआ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये पैसा मेरे बिजनेस में यूज नहीं हुआ, मैं किसी को दिया नहीं हूँ। ये पैसा मेरे ही बैंक से, मेरे कैश से निकल के मेरे बैंक में चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जर्नल बोलते हैं, कंट्रा बोलते हैं, मतलब फंड टू फंड ट्रांसफर, या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर हो गया, या इस तरह के और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सॉरी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो वो सारे ट्रांजेक्शन आपको कंट्रा एंट्री में होंगे। इसके अलावा मल्टी वाउचर का कॉन्सेप्ट है। मैं मास्टर में जब आप लोगों को मल्टी वाउचर यहाँ बता रहा था टाइप, तो मैंने उस समय बताया था मल्टी वाउचर के बारे में। फिर से मैं बता रहा हूँ मल्टी वाउचर क्या है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें मैं अपने पार्टियों को डिस्काउंट देता हूँ, या अपने पार्टियों को इंटरेस्ट लगाता हूँ अगर लेट पेमेंट होता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मेरा है। उस कंडीशन के लिए ये मल्टी वाउचर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एक सिमिलर टाइप का नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सिमिलर सिमिलर टाइप का नेचर का अगर मैं वाउचर एंट्री करता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं मल्टी वाउचर में आके उसको कन्फिगर कर लूंगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कन्फिगरेशन की बात किए थे। अगर कन्फिगर कर लूँ कि मैं डेबिट में क्या रहेगा, क्रेडिट में क्या रहेगा, एक वन साइडेड सेलेक्ट होगा, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये आपका वहां पे यूज होने लगता है मल्टी वाउचर में। मल्टी वाउचर में हम लोग चलते हैं, देख लीजिए। मल्टी वाउचर तो बना हुआ नहीं है, लेकिन एक हम लोग बना के आते हैं। मान लीजिए कि मैं एक टी बना देता हूँ, है ना। फिर मैंने नेम बना दिया डिस्काउंट, फिर मैंने इसको डी बना दिया। डेबिट साइड रहेगा ऑलरेडी, इसका कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं दे सकते हैं। क्रेडिट साइड क्या रहेगा, तो 3M रहेगा, है ना। ठीक है। आज फॉर मोड ऑफ पेमेंट, ये मोड ऑफ पेमेंट पूछ लेना है, तो क्रेडिट साइड किसको सेलेक्ट करेंगे भाई, तो बैंक को सेलेक्ट करेंगे। अब बैंक से इसको पैसा देंगे हमेशा, और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं ना। डिस्काउंट का एक वाउचर क्रिएट हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग डिस्काउंट का ये D1 ले लिया, उसका डेट आज का ले लिया। मोड ऑफ पेमेंट पूछने के लिए हमने बात किया, तो पूछ लिया, वो बैंक से जाएगा भाई, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन डाल दिए हम, है ना। अब सारा बैंक यहाँ दिखाएगा, है ना। क्लिक किया एंटर, और यहाँ पे 1,000 रुपीज क्लिक किए, एक्सेप्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये जो हम लोगों ने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया था, बाय डिफॉल्ट उसको ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, जैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसको ले लेगा। ठीक है ना। क्यों बाय डिफॉल्ट ले लेगा, वो अपने अकाउंटिंग लेजर वगैरह में दिखाने लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने डिफाइन यही कर दिया है। तो ये मल्टी वाउचर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि थोड़ा सा एंट्री को फास्ट करने के लिए। नहीं तो वैसे जनरली आपको मनी रिसिप्ट में काम पड़ेगा, वाउचर में काम पड़ेगा, और जनरल में काम पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा नेचर होता है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इस तरह के नेचर के वाउचर्स करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के रहेंगे और वो सिमिलर करते ही जाएंगे। दिन में 10, 20, 50 कटेंगे, तो उसका इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया जाता है, जहां पे गलती होने का चांसेस कम हो जाता है और थोड़ा फास्ट काम होने लगता है।
उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम है, बैंक रिकॉन्सिलेशन है ना। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन को क्या बोलते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में आप लोगों को बोल दे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने आपको किसी पार्टी ने 10 रुपया 100 रुपया का चेक दिया, और आप लेके आज आपने एंट्री मार लिया कि हाँ फलाना पार्टी ने मेरे को 100 रुपया दिया, और आपके अकाउंटिंग में आ गया, आपके बैंक के लेजर में आ गया कि 100 रुपया आ गया। लेकिन जब आप बैंक में ले जाकर वो 100 रुपया डिपोजिट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उस कंडीशन में वो 100 रुपया वो उस दिन आपके अकाउंट में क्लियर नहीं होता है। वो अकाउंट में आपके क्लियर होता है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद क्लियर होता है। और वो जो 2 दिन और 3 दिन के बाद जो क्लियर होता है, आपके यहाँ का लेजर में आज ही क्लियर हो गया। कहाँ के लेजर में, आपके सॉफ्टवेयर के लेजर में। लेकिन वहां पे बैंक में क्लियर हुआ वो 3 दिन के बाद। तो वैसे कंडीशन में हमारा और बैंक हमेशा डिफर करेगा। हमारे बैलेंस में दिखाएगा कि हमारे बैंक में 10 लाख रुपया है, लेकिन वो जब लेजर देखेंगे तो हो सकता है उसमें 11 लाख दिखा दे, हो सकता है 9 लाख दिखा दे। तो उसके रिकॉन्सिलेशन के लिए हम लोग यहाँ चेक ले लिया आज, लेकिन मेरा क्लियर किस दिन हुआ वो हम लोग यहाँ डालते हैं। तो अब क्या होगा कि जब बैंक रिकॉन्सिलेशन का काम हम करेंगे, यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन का जब हम काम करेंगे ना, तो यहाँ पे ये मैटर क्लियर हो गया हमने कब बैंक को रिकॉन्साइल किया, है ना। उसके अलावा बैंक रिकॉन्सिलेशन का इंटरेस्ट रेट है, बैंक का चेक है, ये सारा डिटेल यहाँ पे हम लोग डालेंगे, है ना। वाउचर क्लियर डेट डालेंगे, क्लियर डेट डालेंगे यहाँ पे। और ये डालने के बाद हम बैंक को रिकॉन्साइल करेंगे। कल हम लोग इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, और कि बैंक रिकॉन्सिलेशन में और क्या क्या चीजें आ सकती है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे लोन सेक्शन का डिटेल है। लोन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू लोन किसी को दिया जा सकता है, और उसका वाउचर वगैरह कर सकता है, और वो लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, और पूरा सिस्टम बिल्ट हो सकता है। उसी तरह से कलेक्शन का रिसीविंग एंट्री होता है। कलेक्शन हम कर रहे हैं तो उसका जो स्लिप दिया गया तो उसको रिसीव कर रहे हैं, तो कौन कौन हमारा मनी स्लिप यहाँ पे आ गया। तो कल हम लोग बैंकिंग के लोन और इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट पे चलेंगे। एक बार रिपोर्ट पूरा समझ लेंगे तब हम लोग यूटिलिटी पे आएंगे, और उसके बाद सर्विसेज में आएंगे। यूटिलिटी में सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए होता है, और सर्विसेज में जिसमें जो पीएमएस इंस्टॉल करने के बाद जो पीएमएस का सपोर्ट टीम होती है, और जो पीएमएस के एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको सर्विसेज जो देना होता है ना, उसके लिए सर्विस मेन्यू ओपन होता है। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग को डिटेल डिस्कस करेंगे, लोन को डिस्कस करेंगे, और कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट पे इन कर जाएंगे कि रिपोर्ट में फिर फर्दर कैसे चीजों को देखा जा सकता है। थैंक यू आप लोगों को, इतना देर तक पेशेंसली आपने सुने हमारे मुझे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा है ट्रेनिंग में। बाकी हम लोग फिर बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू।